नमस्कार, प्रणाम। मैं नदमन तिवारी हूँ और आपसे का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अधिवक्ता महोदय में। लखनऊ विश्वविद्यालय के आपके एलएलबी 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स के सेमेस्टर्स पेपर को जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसको लेकर के हम लोग लगातार बात करते आए हैं। और आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एलएलबी इंटीग्रेटेड कोर्स में, एलएलबी ऑनर्स कोर्स में 5 ईयर में, जो 8वें सेमेस्टर का आपका 7वां पेपर है, ऑप्शनल पेपर है। और ये पेपर क्रिमिनल लॉ ग्रुप का है, जिसमें सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेस 2 के विषय में आपको सवाल देखने हैं, पढ़ना है आपको। पहली चीज़ अगर इसमें देखें तो आपको इसमें कुल 5 एक्ट पढ़ने होते हैं। पहला एक्ट है द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1980। दूसरा है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 का। तीसरा है द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मीजर्स एक्ट 1976 का। चौथा है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स 1986 का। चौथा एक्ट है द आर्म्स एक्ट 1959 का। और पांचवा है लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 का। जैसा आप सिलेबस को अगर आप देखें, इसका नाम पढ़ें सब्जेक्ट का, तो सोशियो इकोनॉमिक ऑफेंसेज है। वो सारे के सारे ऑफेंसेज जो समाज को, सोसाइटी को प्रभावित कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं, या वो इकोनॉमिकली आर्थिक रूप से प्रभावित कर रहे हैं। सवालों की हम बात कर लें तो जो पहली यूनिट है आपकी, जहाँ पर एसेंशियल कमोडिटीज़ के विषय में आपको पढ़ना होता है। अच्छा, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 से आपको वहाँ पर ढेर सारी परिभाषाएं मिलेंगी। सबसे पहली चीज़ तो आपको ये जानना है कि एसेंशियल कमोडिटी का मतलब क्या होता है। एसेंशियल कमोडिटी का मतलब, या हिंदी में कहें तो आवश्यक वस्तु। आवश्यक वस्तु का मतलब क्या समझते हैं? एक सामान्य सा सिद्धांत है, रोटी, कपड़ा और मकान। तो जो भी चीज़ें इससे थोड़ा बहुत जुड़ी हुई हैं, रोटी से, कपड़े से या मकान से, उसको हम एसेंशियल कमोडिटी मान सकते हैं। लेकिन उसी एक्ट में केंद्र सरकार के पास ये शक्ति है, क्षमता है कि वो समय समय पर चीज़ों को, वस्तुओं को उस एसेंशियल कमोडिटीज़ की लिस्ट में डाल सकती है या वहाँ से बाहर कर सकती है। कोविड के समय में, जिस समय पेंडेमिक जोरों पर था, आपने देखा कि तब से जो लेटेस्ट एंट्री अगर उसमें कहें तो मास्क हो गया, पीपीई हो गया, और जो कोविड के रोकथाम से संबंधित तमाम सारी चीज़ें थे, उपकरण थे, वो उसमें डाल दिए गए थे। तो सवाल जैसे आपको मिलता है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 कन्फर्स ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेगुलेट द प्रोडक्शन, सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज, डिस्कस इन ब्रीफ। आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 केंद्र सरकार को शक्ति प्रदान करता है कि आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, पूर्ति और वितरण को विनियमित करें। इसकी संक्षेप में विवेचना कीजिए। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है एसेंशियल कमोडिटीज़ को लेकर के, उसका सवाल है। यह सवाल इस प्रकार से है कि इसका जो दूसरे प्रकार का सवाल है वो है कि व्हाट इज होर्डिंग। होर्डिंग का मतलब क्या है, जमाखोरी का मतलब क्या है, या प्रॉफिटेरिंग का मतलब क्या है, मुनाफाखोरी का मतलब क्या है। डिस्कस पावर टू मेक ऑर्डर्स फॉर डिटेनिंग सर्टेन पर्सन्स अंडर द प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980। जमाखोरी का मतलब आपको देखना है, मुनाफाखोरी का मतलब आपको देखना है, और देखना है कि चोर बाजारी निवारण एवं आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अंतर्गत कुछ व्यक्तियों को, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको निरुद्ध करने का आदेश देने की शक्ति ऊपर सरकार को है। वहीं पर एक एडवाइजरी बोर्ड की आपको व्यवस्था मिलती है। तो आपको उस एडवाइजरी बोर्ड का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है, उसके फंक्शंस पढ़ने हैं। ये भी प्रिवेंशन ऑफ ब्लैक मार्केटिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1980 के अंतर्गत ही है। तो यहाँ से आपको दो महत्वपूर्ण चीज़ें से एक्ट से पढ़नी है, एक तो जमाखोरी मुनाफाखोरी के विषय में, और जमाखोरी मुनाफाखोरी का आरोप जिन पर लगता है उनको किस प्रकार से निरुद्ध किया जा सकता है, उनके निवारण हेतु क्या व्यवस्था है, और साथ ही आपको एडवाइजरी बोर्ड का भी मतलब समझना है। आर्म्स एक्ट को लेकर के अगर हम सवाल देखें, जो आर्म्स एक्ट के सवाल हैं, तो वहाँ के जो सवाल हैं वो अक्सर ड्यूरेशन को लेकर के आते रहे हैं कि व्हाट इज द ड्यूरेशन ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड एंड कैन इट बी रिन्यूड अंडर द आर्म्स एक्ट 1959। जो आयुध अधिनियम 1959 का है, इसमें सबसे पहले तो किन आधारों पर किसी को मना किया जा सकता है हथियार का लाइसेंस देने से, किन आधारों पर दिया जा सकता है, कौन देता है, और उसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है कि ड्यूरेशन क्या है किसी व्यक्ति को लाइसेंस ग्रांट करने का, और कब वो रिन्यू होता है, किस प्रकार से वो रिन्यू होता है इस चीज़ से। उसके बाद हम आगे बढ़ें तो जो अगला एक्ट आपका है उसमें एडल्टरेंट और एडल्टरेटेड अपद्रव्य और अपमिश्रण से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय एडल्टरेंट एंड एडल्टरेटेड, डिस्कस पेनल्टीज अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्टरेशन एक्ट 1954। आपको खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 के अंतर्गत जो पेनाल्टीज हैं, जो शास्तियाँ लगती हैं, वो क्या लगती हैं, उसको आपको पढ़ना है।
और इसी के साथ में आप एक छोटी सी चीज़ और देख लीजिएगा कि जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज़ हैं, जो ऑफेंसेस बाय कंपनीज़ हैं अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954, उसको भी कायदे से देख लीजिएगा, आपके लिए ज़रूरी है। और ऊपर हमने कहा अपद्रव्य और अपमिश्रण से आपका क्या तात्पर्य है, वो भी आपको देख करके ही जाना है। यहीं पर इसी में आपके लिए ज़रूरी है जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 का है, उसमें से जो सवाल आपसे पूछा गया है, स्प्रियस ड्रग्स का मतलब क्या होता है, नकली औषधि का मतलब क्या समझते हैं, और इसी वाले एक्ट में आप ऑफेंस का मतलब क्या समझते हैं, उसको कायदे से आप देख करके जाइएगा। आगे बढ़ें तो अच्छा, आर्म्स में जब आप आर्म्स एक्ट में पढ़ रहे हैं तो आर्म्स की परिभाषा जरूर देख लीजिएगा। आर्म्स एक्ट में जो उसका प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है, आर्म्स एक्ट में जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है टू ग्रांट लाइसेंस, वो 1959 वाला कायदे से पढ़ लीजिएगा। तो आप एक तो उसका आर्म्स एक्ट का आप लाइसेंस पढ़ रहे हैं, लाइसेंस के रिन्यूअल को पढ़ रहे हैं, कब उसको किया जाता है, लाइसेंस का वेरिएशन, सस्पेंशन, रिवोकेशन, ये छोटी छोटी चीज़ें देख लीजिएगा। लाइसेंसिंग अथॉरिटी कब रिफ्यूज़ करती है उसको पढ़ लीजिएगा। आर्म्स की परिभाषा जरूर पढ़ करके जाइएगा। और उसके बाद एक छोटी सी चीज़ बचती है कि जो प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है। आगे बढ़ें, इंक्वायरी एक्ट आपके लिए ज़रूरी है। इंक्वायरी एक्ट में अगर आप स्कोप पढ़ करके जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट पढ़ करके जा रहे हैं, किस जांच की बात इस वाले कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट में की जा रही है, तो आपके लिए ठीक रहेगा, वहाँ से आपको चीज़ें मिलेंगी। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन से हमने पहले एक सवाल की बात की है, वहीं पर एक फूड इंस्पेक्टर की व्यवस्था है, तो फूड इंस्पेक्टर के विषय में पढ़ लीजिएगा कि जो पावर्स हैं फूड इंस्पेक्टर की अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट वो क्या क्या हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन से भी सवाल आता रहा है, इसके गठन को लेकर के सवाल आया है कि इसका गठन किस प्रकार से होता है। जैसे हम लोग पहले सीवीसी की बात कर लेते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। इसमें आपके लिए दो चीज़ें ज़रूरी हैं। एक तो इसका कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन पावर, ये वाला कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो 2003 का एक्ट है उसके अंतर्गत सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के कॉन्स्टिट्यूशन फंक्शन पावर को लेकर के सवाल आता है। और दूसरा सवाल आता रहा है कि जो प्रोसेस है इसके अपॉइंटमेंट की, इसका टर्म ऑफ ऑफिस, और इसका जो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर का जो रिमूवल है या जो अन्य कमिश्नर का जो रिमूवल है उसको हटाया जाना है। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को कैसे हटाया जाता है उसकी प्रक्रिया, और जो सतर्कता आयुक्त हैं उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है उसकी विवेचना कीजिए, उसको आप देख लीजिएगा। ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग से सवाल जब भी आया है तो व्हाट डू मीन बाई करके आया है कि आप ह्यूमन एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग का मतलब समझते क्या हैं, मानव और बाल तस्करी से आप क्या समझते हैं, और जो लॉज हैं रिलेटेड टू प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रेन उसको पढ़ लीजिएगा कि चिल्ड्रन के प्रोटेक्शन को संबंधित जो लॉज हैं, जो कानून हैं, वो किस प्रकार से हैं, बालकों के संरक्षण से संबंधित जो विधियां हैं वो क्या है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा है। इसके बाद जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, सवाल है कि जो स्पेशल कोर्ट्स हैं इन फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत जो स्पेशल कोर्ट हैं, जो विशेष न्यायालय बनाए गए हैं, अच्छा जो सारे आप सुनते होंगे, आप अगर कोर्ट कभी जाते रहे हो या अगर आपकी कोर्ट से कुछ जानकारी हो, एक एनडीपीएस करके कोर्ट हुआ करती है, आर्म्स एक्ट के अलग से। तो ये जो छोटे छोटे कहें लेकिन बहुत आम तौर पर लगातार इनके मसले बनते रहते हैं। आप आर्म्स एक्ट के मामले देखते होंगे तो अक्सर बनते रहते हैं, अवैध असलहों को लेकर के मामले बनते रहते हैं। तो इनके मामलों में थोड़ा सा स्पीडी ट्रायल की भी आवश्यकता होती है और इनके लिए कुछ विशेष कोर्ट्स की भी आवश्यकता होती है। तो इनके लिए यदि कहीं भी कोई विशेष कोर्ट का जो प्रावधान है उसको आप देख करके जाइएगा। आर्म्स की हम लोगों ने बात करी है, फूड इंस्पेक्टर की हम लोगों ने बात करी। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर एक सामान्य सा सवाल की एक लेख लिखिए। जिस समय आप सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पढ़ रहे हैं उस समय सीवीसी के साथ उसको पढ़िए और देख लीजिएगा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का जो काम करने का दायरा है, जो उसका कार्यक्षेत्र है, जो उसका स्कोप है, और जो सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन जो सेंट्रल सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो जो है, उसका जो काम करने का तरीका और सीबीसी का जो काम करने का तरीका, दोनों के काम करने में मुख्य अंतर क्या है तो उसको पढ़ लीजिएगा। क्योंकि आप पाएंगे कि आप सीबीआई आपके राज्य में भी दखल देती है और किस प्रकार से उसको राज्य सरकारों से एक तरीके से कहीं अनुमति लेकर के, आप अक्सर सुनते होंगे कि बंगाल में या कभी कभी जो गवर्नमेंट सेंट्रल में है अगर वो उस स्टेट में नहीं है तो अक्सर टसल एक रहता है, एक रस्साकसी आपस में रहती है, सीबीआई को एंटर करने नहीं दिया जाता है या कहा जाता है कि सीबीआई के लोगों से मिसबिहेव किया गया। इस प्रकार के बहुत सारे प्रकरण आप जो कि कई बार राजनीति से प्रेरित होते हैं, आप उसको सुनते रहे होंगे। तो एक बार वो सीबीआई की जो इस्टेब्लिशमेंट है और सीबीआई के इस्टेब्लिशमेंट से लेकर के सीबीआई के कार्य करने का जो तरीका है, सीबीआई के कार्य करने का जो ढंग है, उसको थोड़ा सा सीबीसी से तुलना करके पढ़िएगा।
तो जो आपका क्रिमिनल लॉ ग्रुप का जो आपका पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। कॉन्स्टिट्यूशन का जो पेपर है उसको अगले वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। इतना पढ़ करके जाइए। और मुझे लगता है आपका आखिरी पेपर है, आपका LLB ऑनर्स का 4 साल पूरा हो रहा है। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आप अंतिम वर्ष में जा रहे हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना है। और आपके लिए कुछ भी नई अपडेट होगी हम लेकर के उपस्थित हो जाएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। धन्यवाद, प्रणाम।